कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी गहरी गुफा में खड़े हैं। सामने सिर्फ पानी है जिसके नीचे कोई नहीं जानता क्या है। ऑक्सीजन सीमित है, रास्ता अनजान है और हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की दूरी घटती जा रही है। बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, अंदर फंसे बच्चे सांसें गिन रहे हैं और आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, यह है डॉ. रिचर्ड हैरी हैरिस की जिंदगी का असली हिस्सा। रिचर्ड हैरिस एक एनेस्थेटिस्ट है, लेकिन उनकी असली पहचान है एक केव डाइवर, यानी गुफाओं के नीचे अंधेरे पानी में तैरने वाले इंसान। उनका नाम दुनिया भर में तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने 2018 में थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को बचाने के लिए मौत को चकमा दिया। वो मिशन किसी भी इंसान के लिए लगभग असंभव था। तंग सुरंगें, कीचड़, अंधेरा, बर्फीला पानी और बढ़ते हुए पानी का स्तर। वहां एक छोटी सी गलती का मतलब था निश्चित मृत्यु, लेकिन फिर भी हैरिस और उनकी टीम ने जोखिम उठाया। द आर्ट ऑफ रिस्क इस साहस, डर, निर्णय और लचीलापन की कहानी है। लेकिन यह सिर्फ गुफाओं की कहानी नहीं है। यह किताब उन लोगों की मानसिकता की गहराई में जाती है जो ऐसे काम करते हैं जहां एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती है। चाहे वह बेस जंपिंग हो, फ्री सोलो क्लाइंबिंग हो, तेज रफ्तार की रेसिंग हो या गहरे समुद्र में सबमरीन से उतरना हो। रिचर्ड हैरिस हमें दिखाते हैं कि जोखिम लेना बेवकूफी नहीं, बल्कि एक कला है। सही जानकारी, मानसिक संतुलन, तैयारी और खुद पर भरोसा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि जोखिम हमें बर्बाद करेगा या महान बना देगा। किताब में हर अध्याय किसी नई रोमांच, नई चुनौती और नई मानसिक यात्रा का दरवाजा खोलता है। हम उन लोगों की कहानियों में उतरते हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा, मौत की आंखों में झांका और फिर भी जीत कर लौटे। यह किताब सिर्फ एडवेंचर लवर्स के लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो अपने डर को हराना चाहते हैं, जो जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि खतरों से भागना नहीं बल्कि उन्हें समझना और सही समय पर अपनाना ही हमें बढ़ाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे के अध्याय आपको ऐसी कहानियों में ले जाएंगे जहां दांव पर है जिंदगी और खेला जा रहा है जोखिम की असली कला। चैप्टर 1, हैवी मेटल। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। एक सुरक्षित, जहां आप बिना किसी खतरे के आराम से जी सकते हैं, और दूसरा ऐसा जहां कदम रखने का मतलब है मौत को सामने से देखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नसों में बहता है रोमांच, जिनके दिमाग में चलता है सिर्फ एक सवाल, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा। डॉ. रिचर्ड हैरी हैरिस उन्हीं लोगों में से एक है। यह अध्याय हमें उनकी दुनिया के उस पहले दरवाजे तक ले जाता है जहां जोखिम एक खेल नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 2018 के थाम लुआंग गुफा मिशन से, जो आधुनिक इतिहास का सबसे साहसी और खतरनाक बचाव अभियान माना जाता है। 12 बच्चे और उनका कोच थाईलैंड की एक विशाल गुफा में फंसे हुए थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पानी लगातार बढ़ रहा था और गुफा के भीतर ऑक्सीजन घट रही थी। दुनिया भर की नजरें इस मिशन पर थीं, लेकिन हकीकत ये थी कि कोई नहीं जानता था कि इन्हें जिंदा बाहर लाना संभव भी है या नहीं। ऐसे समय में डॉ. हैरिस, जो एक एनेस्थेटिस्ट और स्पेशलाइज्ड केव डाइवर है, को मिशन पर बुलाया गया। उनके पास गुफाओं के अंदर अंधेरे पानी में काम करने का वर्षों का अनुभव था। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ उनका खुद का जीवन नहीं था, यहाँ 12 बच्चों की जानें थीं और पूरी दुनिया का भरोसा भी। हैवी मेटल नाम का यह अध्याय उन पलों को चित्रित करता है जहां डर, संदेह और जिम्मेदारी सब एक साथ सामने खड़े थे। जब हैरिस पहली बार गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा, क्या वाकई ये किया जा सकता है। उनके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उमड़ रहे थे। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो, अगर रास्ता ब्लॉक हो गया तो, अगर बच्चों को पानी में बेहोश करके ले जाने का आइडिया फेल हो गया तो। लेकिन यही है असली जोखिम की कला। सवाल बहुत होते हैं, जवाब कम होते हैं, और फिर भी आपको एक फैसला लेना पड़ता है। डॉ. हैरिस बताते हैं कि जोखिम के प्रति उनकी सोच आम इंसानों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर लोग डर को खतरे का संकेत मानते हैं, जबकि हैरिस डर को जानकारी का स्रोत मानते हैं। उनके लिए डर ये नहीं बताता कि मत करो, बल्कि ये कहता है कि सावधानी बरतो और तैयारी पूरी रखो। जब वे बच्चों के पास पहली बार पहुंचे तो गुफा का माहौल किसी साई-फाई फिल्म जैसा था। तंग सुरंगें, आधा पानी में डूबे रास्ते, पूरी तरह अंधेरा और सिर्फ उनके हेडलैम्प की हल्की रोशनी। उस समय हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे मौत उनकी परछाई बनकर चल रही हो। इस मिशन की असली चुनौती सिर्फ गुफा से निकलना नहीं थी, बल्कि ये समझना था कि कितना जोखिम लेना ठीक है और कितना नहीं। डॉ. हैरिस कहते हैं कि असली बहादुरी का मतलब है जोखिम की सही गणना करना। आप अंधे होकर खतरे में नहीं कूदते,
बल्कि आप हर संभावित परिणाम की कल्पना करते हैं, उसे तोलते हैं और फिर तय करते हैं कि आपको कहां तक जाना है। इस मिशन में उन्होंने और उनकी टीम ने हर छोटी से छोटी डिटेल की योजना बनाई। ऑक्सीजन की मात्रा, हर डाइव की अवधि, बच्चों की मानसिक स्थिति और यहाँ तक कि यह भी कि अगर रास्ते में कोई बच्चा बेहोश हो जाए तो उसे कैसे संभालना है। अध्याय का एक सबसे भावनात्मक हिस्सा वह है जब हैरिस उन बच्चों को देखकर खुद को रोक नहीं पाते। वह सोचते हैं कि कहीं ये उनके अपने बच्चे होते तो क्या वह भी किसी अजनबी पर भरोसा करते कि वह उन्हें बेहोश करके अंधेरे पानी में खींच कर ले जाएगा। यह सवाल उनके दिल पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तब उन्हें एक बात याद आती है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर हमने कोशिश नहीं की तो ये बच्चे कभी बाहर नहीं आएंगे। यही है हेवी मेटल, दिमाग पर लोहा जैसा बोझ, दिल में जिम्मेदारी का वजन और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत। हैरिस बताते हैं कि इस मिशन ने उन्हें सिखाया कि जोखिम लेने का मतलब निर्भीक होना नहीं है, बल्कि डर को समझना है। डर आपको सावधान करता है, लेकिन अगर आप उसे हावी होने देंगे तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि जोखिम को कला की तरह अपनाना पड़ता है। जैसे कोई संगीतकार हर सुर को सुनकर परफेक्ट धुन बनाता है, वैसे ही एक जोखिम लेने वाले को हर छोटे से छोटे फैक्टर का हिसाब रखना पड़ता है। इस अध्याय में हम यही सीखते हैं कि मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस और टीम पर भरोसा कितना महत्वपूर्ण है। हैरिस की टीम में दुनिया के सबसे बेहतरीन केव डाइवर्स थे, लेकिन सभी जानते थे कि यहाँ कोई भी गलती मौत बन सकती है। फिर भी उन्होंने एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उन्होंने तय किया कि कोई घबराएगा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा और हर कदम पर सोचा समझा फैसला लिया जाएगा। हेवी मेटल सिर्फ एक गुफा मिशन की कहानी नहीं है, यह उस मानसिकता की कहानी नहीं है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। यह हमें बताता है कि जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब डर हमें जकड़ने की कोशिश करे, तब भी हम तैयारी, समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जोखिम से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर, उसे अपनाकर और उसे नियंत्रित करके हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर हैरिस के लिए यह मिशन सिर्फ 12 बच्चों की जान बचाने का नहीं था, यह उनके खुद के विश्वास की भी परीक्षा थी। क्या वह अपनी कला, अपनी समझ और अपनी हिम्मत पर भरोसा कर सकते हैं? और जब आखिरकार मिशन सफल हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि जोखिम लेने का असली मतलब मौत को हराना नहीं, बल्कि जीवन को अपनाना है। हेवी मेटल हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारी जिंदगी में कितनी बार हम डर की वजह से रुक जाते हैं, कितनी बार हम खुद को सुरक्षित दायरे में बंद कर लेते हैं क्योंकि बाहर खतरा है। हैरिस हमें दिखाते हैं कि अगर आप तैयारी करें, सही फैसले लें और अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाएं, तो आप वो कर सकते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। चैप्टर 2, सैड गाइज नामक यह अध्याय हमें एक अलग तरह के जोखिम की दुनिया में ले जाता है। यहाँ मौत का खतरा उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि गुफा मिशन में था, लेकिन मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक जोखिम समान रूप से भारी है। डॉक्टर रिचर्ड हैरी हैरिस हमें बताते हैं कि कभी कभी जोखिम केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि दिमाग और समाज की सीमाओं को पार करने की होती है। यह अध्याय उन लोगों पर फोकस करता है जो अद्भुत साहस के बावजूद समाज की सामान्य धारा से अलग रहते हैं, ऐसे लोग जिन्हें दुनिया अक्सर अलग कह देती है। हैरिस कहते हैं कि अक्सर हम जोखिम लेने वाले लोगों को देखने पर सिर्फ उनके काम या उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं, जैसे बेस जंपिंग, फ्री सोलो क्लाइंबिंग या हाई स्पीड रेसिंग। लेकिन इस अध्याय में वह उन छोटे, अनजाने और रोजमर्रा के साहसिक लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें खुद की सीमाओं को पहचानने और उन्हें चुनौती देने की आदत होती है। ये लोग बाहरी दुनिया के लिए सैड गाइज लग सकते हैं क्योंकि उनकी सोच और दृष्टिकोण अलग होता है, उनकी प्राथमिकताएं सामान्य नहीं होती और अक्सर उनकी खुशियों और जोखिम की दुनिया दूसरों को समझ में नहीं आती। अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन प्रतीकात्मक घटना से होती है। हैरिस बताते हैं कि कैसे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पहचानने और उन्हें चुनौती देने के लिए साधारण उपकरण और साधारण जगहों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बड़े साहसिक मिशन की तैयारी में अक्सर छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, जैसे किसी खाली गली में क्लाइंबिंग का अभ्यास करना, नदी में तैरने का साहसिक प्रयोग करना या पुराने बाथरूम में सीमित जगह में डाइविंग का अभ्यास करना। इन अनुभवों को वे अक्सर अपने शेड या छोटे निजी स्पेस में करते हैं, इसलिए उन्हें शेड गाइज कहा जाता है। हैरिस इस अध्याय में बताते हैं कि ये छोटे प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। जोखिम लेने की असली कला में नियमित अभ्यास, लगातार परीक्षण और मानसिक तैयारी शामिल है। जब कोई व्यक्ति छोटे स्तर पर जोखिम सीखता है तो वह बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार होता है। शेड गाइज इसी सिद्धांत को अपनाते हैं। ये लोग अपने डर को पहचानते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं
और हर छोटे प्रयोग से अनुभव इकट्ठा करते हैं। यही तरीका उन्हें वास्तविक जीवन खतरनाक मिशनों में सक्षम बनाता है। अध्याय का एक दिलचस्प हिस्सा है जब हैरिस बताते हैं कि कैसे ये शेड गाइज अक्सर समाज की सामान्य मान्यताओं को चुनौती देते हैं। उनका जीवन शैली, उनके दोस्त, उनकी प्राथमिकताएं और उनकी मानसिकता अक्सर अलग होती है। कुछ लोग उन्हें पागल समझते हैं, जबकि ये लोग सिर्फ अपने तरीके से जोखिम और जीवन का अर्थ समझते हैं। हैरिस कहते हैं कि असली साहस वही है जो आप अपने निजी प्रयोगों में दिखाते हैं, न कि केवल सार्वजनिक उपलब्धियों में। हैरिस एक उदाहरण देते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने घर के गैराज में ही क्लाइंबिंग और डाइविंग का अभ्यास किया। बाहरी दुनिया के लिए यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह अभ्यास जीवन और मौत के बीच की तैयारी का हिस्सा बन गया। यह उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता, डर को नियंत्रित करना सिखाता और अंततः बड़े मिशन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता। इस तरह के छोटे निजी अनुभव किसी भी बड़े साहसिक कार्य की नींव होते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि शेड गाइज अपने डर को सिर्फ कम करने की कोशिश नहीं करते, वे उसे समझते और उसका विश्लेषण करते हैं। यह बहुत अलग है सामान्य लोगों की सोच से, जो डर को हमेशा नकारात्मक मानते हैं। हैरिस कहते हैं कि डर का सही इस्तेमाल आपको अधिक सतर्क, अधिक सजग और अधिक सक्षम बनाता है। यही मानसिक मॉडल है जो उन्हें बड़े और खतरनाक मिशनों में भी सफलता दिलाता है। इसके अलावा हैरिस इस अध्याय में टीम वर्क और समुदाय की अहमियत पर भी जोर देते हैं। भले ही शेड गाइस अक्सर अकेले अपने प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके पास एक असली या आभासी समुदाय होता है जहां वे अनुभव साझा करते हैं, सीखते हैं और अपनी रणनीतियों को परखते हैं। यह समुदाय उन्हें आत्मविश्वास देता है और जोखिम को समझने का नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में शेड गाइस हमें यह सिखाते हैं कि जोखिम केवल बाहरी साहसिक कामों में नहीं होता। असली जोखिम अपनी सीमाओं की पहचान करने, डर को समझने और लगातार खुद को चुनौती देने में होता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हर बड़े साहसिक कार्य की शुरुआत हमेशा छोटे निजी प्रयोगों और मानसिक तैयारियों से होती है। हैरिस कहते हैं कि अगर आप अपने निजी शेड में डर और जोखिम का अभ्यास करना सीख ले, तो दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन भी आपके लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहेंगे। सार में चैप्टर 2 हमें यह संदेश देता है कि जोखिम लेने का असली मतलब है सतर्कता, तैयारी और निरंतर अभ्यास। यह हमें दिखाता है कि छोटे निजी प्रयोग ही बड़े साहसिक कार्य की नींव है और डर का सामना करना और उसे समझना ही किसी भी जोखिम को कला में बदलने की कुंजी है। शेड गाइस की मानसिकता से हम सीखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सीमाओं को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और लगातार सीखना ही हमें सशक्त बनाता है। चैप्टर 3 होममेड सबमरीन अध्याय में डॉ रिचर्ड हैरी हैरिस हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां जोखिम का अर्थ सिर्फ साहसिक खेल या चुनौती नहीं, बल्कि अज्ञात और असुरक्षित तकनीक के साथ जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे लोग अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ाने के लिए खुद तकनीक बनाते हैं, मशीनों को चुनौती देते हैं और मानव संभावनाओं की नई परिभाषा रचते हैं। यहाँ जोखिम का पैमाना बहुत बड़ा है, क्योंकि हर छोटी तकनीकी गलती समुद्र की गहराई में मौत का कारण बन सकती है। अध्याय की शुरुआत हैरिस एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण से करते हैं जिसने अपने गैराज में ही होममेड सबमरीन तैयार की। यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक ऐसा उपकरण था जिसे गहराई में पानी के भीतर इंसानों के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें अनुभव और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। हैरिस बताते हैं कि ऐसे लोग केवल इंजीनियर नहीं होते, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं। उनका दिमाग हर स्थिति का विश्लेषण करता है। कब पानी का दबाव खतरनाक हो सकता है, कब ऑक्सीजन की आपूर्ति खतरे में है, कब संरचना टूटने की संभावना है। यही मानसिक तैयारी उन्हें जोखिम में कामयाब बनाती है। हैरिस बताते हैं कि इस तरह की परियोजनाओं में सबसे बड़ी चुनौती होती है अनिश्चितता को नियंत्रित करना। कोई भी डिजाइन पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। गहरे समुद्र का दबाव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विश्वसनीयता, छोटे रिसाव और इंसानी भूल, ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनके कारण सबमरीन मिशन कभी भी खतरनाक बन सकता है। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि जोखिम लेने वाले केवल डर को महसूस नहीं करते, वे उसे समझते और उसके हर पहलू का मूल्यांकन करते हैं। इस मानसिकता के बिना होममेड सबमरीन जैसी परियोजना शुरू करना महज पागलपन होता। अध्याय में यह भी वर्णन है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में टीम वर्क और भरोसा कितना महत्वपूर्ण होता है। हैरिस बताते हैं कि अक्सर ऐसे लोग अकेले काम नहीं करते, उनका एक छोटा समूह होता है जो तकनीकी अनुभव, शारीरिक तैयारी और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करता है। एक व्यक्ति का निर्णय पूरे मिशन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए टीम में स्पष्ट संचार, भरोसा और अनुशासन अनिवार्य होता है। हैरिस कहते हैं
कि यही चीजें उन्हें बड़े साहसिक मिशनों में भी सफल बनाती हैं, जैसे कि गुफा मिशन या गहरी पानी की खोज। अध्याय में सबसे रोचक हिस्सा है जब हैरिस स्वयं अनुभव साझा करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने छोटे छोटे प्रोटोटाइप तैयार किए, हर डिजाइन का परीक्षण किया और हर गलती से सीखा। उन्होंने महसूस किया कि असली जोखिम तब आता है जब आप अनिश्चितता के बीच कोई निर्णय लेते हैं और यही निर्णय आपको असफलता या सफलता की ओर ले जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर लोग जोखिम को केवल बाहरी चुनौती के रूप में देखते हैं, जबकि असली चुनौती होती है स्वयं की मानसिक सीमाओं और भय का सामना करना। होममेड सबमरीन यह भी समझाता है कि असली साहसिक कार्य केवल शारीरिक क्षमता पर नहीं बल्कि मानसिक लचीलापन और तैयारी पर आधारित होता है। जैसे कोई गहरे पानी में जाने से पहले सभी संभावनाओं का विश्लेषण करता है, वैसे ही किसी भी जीवन खतरनाक निर्णय में हमें अपने डर, अपनी शंका और अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयोग और तकनीकी नवाचार किसी बड़े मिशन की नींव बनाते हैं। अध्याय में यह निष्कर्ष दिया गया है कि जोखिम का अर्थ केवल जोखिम लेना नहीं है, इसका मतलब है जानकारी, तैयारी और सटीक निर्णय के साथ चुनौती का सामना करना। होममेड सबमरीन जैसे प्रोजेक्ट्स हमें सिखाते हैं कि असली साहसिक कार्य उन लोगों का होता है जो अज्ञात का सामना करने से डरते नहीं बल्कि उसे समझकर, नियंत्रित करके और रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हैं। सार में चैप्टर 3 यह संदेश देता है कि जोखिम केवल शारीरिक चुनौती नहीं है बल्कि मानसिक, तकनीकी और रणनीतिक तैयारी का परिणाम है। होममेड सबमरीन हमें सिखाता है कि जीवन में असली अद्भुत उपलब्धियां वही हासिल करते हैं जो अज्ञात, खतरनाक और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी योजना, धैर्य और समझदारी के साथ कदम रखते हैं। जोखिम और साहस केवल बहादुरी का पर्याय नहीं है, यह कला है जिसमें ज्ञान, तैयारी और मानसिक संतुलन अनिवार्य है। चैप्टर 4 फ्री सोलो अध्याय हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां जोखिम का मतलब सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं बल्कि मानसिक पूर्णता, आत्मविश्वास और डर पर काबू पाने की कला होता है। रिचर्ड हैरिस इस अध्याय में सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक साहसिक खेलों में से एक फ्री सोलो क्लाइंबिंग की दुनिया का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि यह सिर्फ चढ़ाई नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का प्रतीक है। फ्री सोलो क्लाइंबिंग का मतलब है कि किसी पर्वत या ऊंची चट्टान को बिना किसी सुरक्षा रस्सी, हुक या सहारे के चढ़ना। एक छोटी गलती, एक फिसलन या एक क्षण का ध्यान भटकना तुरंत मृत्यु का कारण बन सकता है। हैरिस बताते हैं कि यह खेल सिर्फ शारीरिक क्षमता के बारे में नहीं है, इसका मुख्य आधार मानसिक तैयारी, ध्यान की तीव्रता और डर का प्रबंधन है। फ्री सोलो क्लाइंबिंग में चढ़ाई के हर कदम का मतलब है कि आपका दिमाग और शरीर एक साथ पूरी तरह केंद्रित और जागरूक हो। अध्याय की शुरुआत एलेक्स हॉर्नोल्ड जैसी फ्री सोलो क्लाइंबर्स की कहानी से होती है। हैरिस बताते हैं कि हॉर्नोल्ड और उनके जैसे लोग डर को केवल शारीरिक खतरे के रूप में नहीं देखते, उनके लिए डर एक जानकारी का स्रोत होता है जो बताता है कि कब कदम सावधानी से बढ़ाना है, कब गति बनाए रखना है और कब स्थिर रहना है। फ्री सोलो क्लाइंबिंग में हर निर्णय का सीधा असर जीवन और मृत्यु पर पड़ता है। यही कारण है कि इस खेल में छोटी छोटी तकनीकी गलतियां भी भारी परिणाम देती हैं। हैरिस इस अध्याय में मानसिक तैयारी के महत्व को बार बार रेखांकित करते हैं। वे बताते हैं कि फ्री सोलो क्लाइंबर्स घंटों, महीनों और कभी कभी वर्षों तक मानसिक दृश्यावली, मेंटल विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं। वे हर रास्ते की कल्पना करते हैं, हर पकड़, हर फिसलन और हर सांस का अनुमान लगाते हैं। ये केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि मानसिक अनुशासन और फोकस की कला है। हैरिस कहते हैं कि इसी वजह से फ्री सोलो क्लाइंबिंग केवल जोखिम लेने का खेल नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध है। अध्याय में यह भी वर्णित है कि फ्री सोलो क्लाइंबिंग में असली चुनौती होती है अपने डर और अहंकार के बीच संतुलन बनाना। कई लोग फ्री सोलो को सिर्फ एक साहसिक खेल मानते हैं, लेकिन हैरिस बताते हैं कि असली क्लाइंबर्स जानते हैं कि अहंकार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। यदि आप खुद को साबित करने के लिए जोखिम लेते हैं तो आप अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल अपनी कला और तैयारी पर भरोसा रखते हैं तो आप सुरक्षित रहकर भी उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। हैरिस इस अध्याय में फ्री सोलो के अन्य पहलुओं को भी उजागर करते हैं, जैसे कि संतुलन, सांस और शरीर की न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं। वह बताते हैं कि चढ़ाई के दौरान शरीर के प्रत्येक मांसपेशी का नियंत्रण, हाथ पैर की हर पकड़ और मानसिक अनुशासन का संयोजन सफलता की कुंजी है। ये एक ऐसा खेल है जहां शरीर और मन दोनों को पूरी तरह से एकत्रित होना पड़ता है और यही इसे अन्य साहसिक खेलों से अलग बनाता है। अध्याय के अंत में हैरिस ये संदेश देते हैं कि फ्री सोलो केवल खतरनाक खेल नहीं है, यह जीवन के प्रति दृष्टिकोण सिखाता है। डर का सामना करना, अपनी सीमाओं को पहचानना और हर कदम पर पूरी चेतना के साथ निर्णय लेना, यही जीवन और जोखिम की असली कला है।
फ्री सोलो क्लाइंबिंग हमें याद दिलाता है कि जोखिम केवल बाहरी खतरे में नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी, अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में होता है। सार में चैप्टर 4 ये दिखाता है कि असली साहसिक कार्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं मांगते। फ्री सोलो क्लाइंबिंग हमें यह सिखाता है कि डर को पहचानना, मानसिक तैयारी करना और हर कदम पर पूरी तरह सजग रहना ही किसी भी जोखिम को सफलता में बदलने की कुंजी है। यह अध्याय न केवल एडवेंचर की दुनिया में, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी सीख देता है कि जब हम डर का सामना करते हैं और उसे समझकर कार्रवाई करते हैं, तभी हम अपने असली संभावनाओं तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 5 ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ बेस जंपिंग अध्याय हमें एक ऐसे साहसिक खेल की दुनिया में ले जाता है जहां भय, निर्णय और मानसिक संतुलन एक साथ चलते हैं। डॉकर रिचर्ड हैरी हैरिस इस अध्याय में बेस जंपिंग के रोमांच और इसकी मानसिक जटिलताओं को गहराई से समझाते हैं। बेस जंपिंग वह खेल है जिसमें लोग ऊंचाई से बिना किसी सुरक्षा रस्सी के कूदते हैं और पैराशूट के माध्यम से सुरक्षित लैंडिंग करते हैं। इसकी चुनौती सिर्फ ऊंचाई या गति नहीं है, बल्कि मन और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाए रखना है। अध्याय की शुरुआत हैरिस उस अनुभव से करते हैं जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में बेस जंपिंग की दुनिया में कदम रखा। उनका कहना है कि पहली बार ऊंचाई से कूदना किसी भी व्यक्ति के लिए सांसों को रोक देने वाला अनुभव होता है। हवा की तीव्रता, गति का एहसास और पृष्ठभूमि में पृथ्वी की ओर बढ़ती दूरी, यह सब मिलकर मन और शरीर को एक विशेष तरीके से चुनौती देते हैं। हैरिस बताते हैं कि इस खेल में कोई गलती क्षमा नहीं करती। सही समय पर पैराशूट खोलना, सही पोजीशन बनाए रखना और मानसिक फोकस रखना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता है। हैरिस इस अध्याय में ज़ेन यानी ध्यान और मानसिक संतुलन की भूमिका पर जोर देते हैं। बेस जंपिंग में भय का अनुभव अपरिहार्य है, लेकिन असली कला यही है कि आप डर को पहचानें, उसका मूल्यांकन करें और उसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। ज़ेन की तकनीकें जंपर को उस पल में पूरी तरह मौजूद रहने में मदद करती है। उनका मन केवल वर्तमान स्थिति पर केंद्रित होता है, भविष्य या परिणाम के भय में नहीं फंसता। यह मानसिक स्थिति उन्हें निर्णय लेने में तेज और सटीक बनाती है। अध्याय में हैरिस बेस जंपिंग के फिजिकल और मेंटल रिस्क दोनों को विस्तार से बताते हैं। ऊंचाई से कूदते समय हवा का दबाव, पैराशूट की तकनीकी जटिलताएं और जमीन से दूरी का अनुमान सभी मिलकर चुनौती पैदा करते हैं। लेकिन साथ ही मानसिक तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जंपर को हर कदम पर अपने शरीर की प्रतिक्रिया, गति का अनुमान और मौसम की परिस्थितियों का सही विश्लेषण करना पड़ता है। इसमें डर, उत्साह और निर्णय की तीव्रता का संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। हैरिस एक उदाहरण देते हैं, एक जंपर जिसने पहले कई बार छोटे ऊंचाई वाले कूदों का अभ्यास किया और प्रत्येक बार अपनी रणनीति और मानसिक तैयारी को बेहतर बनाया। इसी प्रक्रिया में उसने ज़ेन की तकनीक को अपनाया, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी और जोखिम को नियंत्रित करना संभव हुआ। हैरिस बताते हैं कि असली जोखिम केवल बाहरी खतरे में नहीं होता, यह अपने मन और शरीर के बीच सामंजस्य बनाए रखने में भी निहित होता है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बेस जंपिंग केवल रोमांच के लिए नहीं है, यह जीवन और मृत्यु की स्पष्ट समझ, मानसिक अनुशासन और पूर्ण सजगता सिखाता है। हैरिस बताते हैं कि जो लोग ज़ेन की तकनीक और मानसिक फोकस के साथ जंप करते हैं, वे न केवल सुरक्षित रहते हैं, बल्कि हर कूद में अधिक आत्मविश्वास और नियंत्रण महसूस करते हैं। यह उन्हें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी साहसिक और संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। अंत में ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ बेस जंपिंग यह संदेश देता है कि जोखिम का असली अर्थ डर का सामना करना, मानसिक संतुलन बनाए रखना और हर परिस्थिति में पूरी चेतना के साथ मौजूद रहना है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि चाहे वह बेस जंपिंग हो या जीवन की कोई चुनौती, सफलता का रहस्य केवल बहादुरी में नहीं, बल्कि ध्यान, तैयारी और मानसिक अनुशासन में निहित है। सार में चैप्टर 5 यह सिखाता है कि साहसिक खेल केवल शारीरिक प्रदर्शन का खेल नहीं है, यह मानसिक संतुलन, निर्णय क्षमता और आत्म जागरूकता का खेल है। ज़ेन की तकनीक हमें यह समझाती है कि डर का सामना करके और उसे समझकर ही हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और जोखिम को कला में बदल सकते हैं। चैप्टर 6 द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क डॉग रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में एक ऐसा अध्याय है जो हमें जोखिम की मानसिक और भावनात्मक परतों के गहन अध्ययन में ले जाता है। अगर पहले के अध्यायों में हमने देखा कि जोखिम केवल बाहरी साहसिक कार्य और शारीरिक चुनौती है, तो यह अध्याय हमें बताता है कि जोखिम का सबसे बड़ा हिस्सा दिमाग में होता है। यह समझना कि क्यों और कैसे इंसान जोखिम उठाता है, असफलता और भय से कैसे निपटता है और किस तरह मानसिक दृष्टिकोण हमें या तो सुरक्षित रखता है या खतरे में डालता है, यही इस अध्याय का मुख्य फोकस है। हैरिस बताते हैं कि जोखिम को लेकर इंसानों के मन में आमतौर पर दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। पहली,
जो जोखिम से बचने की होती है और दूसरी जो जोखिम को आकर्षण के रूप में देखती है। इन प्रवृत्तियों का मूल कारण है दिमाग में जोखिम की धारणा और अनुभव। जब कोई व्यक्ति किसी खतरनाक परिस्थिति का सामना करता है तो उसका दिमाग तुरंत संभावित परिणामों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण चेतना और अवचेतना दोनों स्तर पर होता है। चेतन स्तर पर हम सोचते हैं, अगर मैं यह कदम नहीं उठाऊं तो क्या होगा। अवचेतन स्तर पर शरीर प्रतिक्रिया देता है, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना और मांसपेशियों का तनाव। हैरिस कहते हैं कि यही वास्तविक जोखिम का अनुभव है और इसे समझना ही इंसान को नियंत्रित और सजग बनाता है। अध्याय में हैरिस ने रिस्क प्रोफाइल की अवधारणा को समझाया है। हर व्यक्ति का जोखिम लेने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग जन्मजात साहसी होते हैं और उन्हें जोखिम आकर्षक लगता है। ऐसे लोग अक्सर एडवेंचर खेलों, एक्सट्रीम खेलों या उच्च दांव वाली गतिविधियों में आकर्षित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जोखिम से बचते हैं और सुरक्षा के साधनों में ही संतोष पाते हैं। हैरिस बताते हैं कि यह व्यक्तित्व का हिस्सा है, लेकिन इसे अनुभव और मानसिक प्रशिक्षण के माध्यम से बदला जा सकता है। हैरिस इस अध्याय में जोखिम की मानसिक गणना पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि जोखिम उठाने वाला व्यक्ति केवल साहसिक नहीं होता, बल्कि वह सटीक मानसिक विश्लेषण करता है। हर निर्णय का मतलब है, क्या लाभ है, क्या लाभ है, क्या लाभ है, क्या हानि हो सकती है, कितनी तैयारी करनी होगी और मेरी मानसिक क्षमता इसे संभाल पाएगी या नहीं। जोखिम की असली कला यह है कि आप डर को नकारें नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करें और उसके आधार पर निर्णय लें। हैरिस इसे जानकारी के रूप में डर कहते हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जब हैरिस बताते हैं कि जोखिम में सफलता और असफलता का मानसिक प्रभाव कितना बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति जोखिम लेता है और सफल होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अगली चुनौती के लिए मानसिक रूप से और अधिक सक्षम हो जाता है। वहीं असफलता या नाकामी अगर ठीक से संभाली जाए तो सीख का अवसर बनती है। हैरिस कहते हैं कि जोखिम लेने वालों की असली ताकत यह नहीं कि वे हमेशा सफल होते हैं, बल्कि यह कि वे असफलताओं से सीखते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि समूह और सामाजिक वातावरण भी जोखिम की मानसिकता को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति अकेला जोखिम लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति अलग होती है। वहीं जब टीम होती है या समुदाय का समर्थन मिलता है तो व्यक्ति अधिक सजग, जिम्मेदार और आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय लेता है। हैरिस ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि थाईलैंड के गुफा मिशन में टीम की मानसिक तैयारी और भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण कारक था। हर सदस्य ने अपने डर का सामना किया और एक दूसरे पर भरोसा रखा। यही कारण था कि जोखिम इतना बड़ा होते हुए भी मिशन सफल रहा। हैरिस ने जोखिम की प्राकृतिक प्रवृत्तियों और दिमागी संरचनाओं का भी विश्लेषण किया है। मानव मस्तिष्क में जोखिम से बचने और जोखिम को आकर्षक मानने के दो केंद्र होते हैं। अमिग्डाला, जो डर और खतरे का अनुभव करती है, शरीर को सतर्क करती है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें तार्किक सोच और योजना बनाने में मदद करता है। जब यह दोनों संतुलित होते हैं तो व्यक्ति सुरक्षित और प्रभावी जोखिम ले सकता है। हैरिस बताते हैं कि जो लोग लगातार जोखिम लेने की आदत डालते हैं उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे वे भय का सही उपयोग करना सीखते हैं। अध्याय में मानसिक तैयारी के कई व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे फ्री सोलो क्लाइंबिंग या बेस जंपिंग में क्लाइंबर अपने डर और चुनौती की कल्पना पहले से करता है। वह हर संभावित गलती को देखता है और उस पर योजना बनाता है। यही मानसिक प्रशिक्षण उन्हें जोखिम के वास्तविक समय में शांत, सजग और निर्णायक बनाता है। हैरिस इसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं। अंत में द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क यह संदेश देता है कि जोखिम केवल बहादुरी का खेल नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और तैयारी का खेल है। डर को नकारना या जोखिम से भागना समाधान नहीं है, बल्कि डर को पहचानना, उसका विश्लेषण करना और उसके आधार पर निर्णय लेना असली कला है। हैरिस कहते हैं कि यही मानसिक दृष्टिकोण है जो इंसान को खतरनाक परिस्थितियों में भी सुरक्षित, सक्षम और सफल बनाता है। सार में चैप्टर 6 यह सिखाता है कि जोखिम का असली अर्थ केवल बाहरी साहसिक कार्यों में नहीं है, बल्कि मानसिक तैयारी, डर का विश्लेषण और अनुभव से सीखने में है। व्यक्ति की मानसिकता, तैयारी और अनुभव ही तय करते हैं कि जोखिम उसे बढ़ाएगा या निगल जाएगा। डॉ हैरिस का यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जोखिम की कला दिमाग में जन्म लेती है और जीवन के हर क्षेत्र में इसे अपनाना संभव है। चैप्टर 7 द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ स्टफिंग अप डॉग रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में एक ऐसा अध्याय है जो हमें सिखाता है कि गलतियां और असफलताएं जीवन और जोखिम की असली शिक्षक है। इस अध्याय में हैरिस बताते हैं कि अधिकांश लोग असफलताओं से डरते हैं, उन्हें शर्मिंदगी या कमजोरी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वास्तव में असफलता ही हमें सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। वह इसे जीवन बदलने वाली जादुई शक्ति कहते हैं,
क्योंकि असफलता से मिलने वाले सबक अक्सर सबसे स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। हैरिस अध्याय की शुरुआत अपने अनुभव से करते हैं। उन्होंने कई बार खतरनाक मिशनों में छोटे छोटे फैसलों में गलती की, जैसे गुफा में सही दिशा का अनुमान लगाना, उपकरण की तकनीकी जांच में त्रुटि करना या टीम के साथ संचार में थोड़ी चूक। हर गलती के बाद उनके मन में डर और दोष की भावना आती थी, लेकिन उन्होंने जल्दी समझ लिया कि यह प्रक्रिया उन्हें बेहतर बनाने के लिए है। हर स्टफिंग अप का मतलब है कि आपने अपने सीखने और अनुभव के अवसर को पहचाना। अध्याय में हैरिस बताते हैं कि असफलता से डर का सबसे बड़ा कारण है समाज का नजरिया। लोग अक्सर असफलताओं को नकारात्मक मानते हैं, जबकि असली दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि असफलता अनुभव का हिस्सा है। हैरिस कहते हैं कि जब हम अपने डर और गलतियों से भागते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता को सीमित कर देते हैं। इसके बजाय अगर हम उन्हें स्वीकार करें और उनका विश्लेषण करें, तो वही हमें नए कौशल और मानसिक ताकत देता है। हैरिस इस अध्याय में स्टफिंग अप का मानसिक लाभ पर विस्तार से बात करते हैं। उनका कहना है कि जब हम असफल होते हैं तो हमारी स्मार्टनेस और योजना बनाने की क्षमता बढ़ती है। हम देख पाते हैं कि किस निर्णय में कमजोरी थी, किन परिस्थितियों को सही तरह से नहीं आंक पाया और अगली बार क्या अलग करना चाहिए। यह प्रक्रिया किसी भी जोखिमपूर्ण परिस्थिति में हमारी सफलता की नींव बनाती है। वह इसे मनोवैज्ञानिक अभ्यास कहते हैं, क्योंकि असफलता के अनुभव से हम मानसिक रूप से अधिक तैयार और सतर्क बनते हैं। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्टफिंग अप केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह टीम और समुदाय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हैरिस बताते हैं कि गुफा मिशन में कई बार छोटी गलतियां हुई, जैसे ऑक्सीजन टैंक का समय पर भरना भूल जाना या संचार में त्रुटि होना। इन गलतियों ने टीम को सतर्क किया और उन्हें अगले कदम के लिए अधिक सावधान बनाया। इस तरह असफलताएं केवल सीखने का मौका ही नहीं देती, बल्कि टीम वर्क और विश्वास को भी मजबूत करती हैं। हैरिस एक उदाहरण देते हैं। एक युवा जंपर जिसने पहली बार बेस जंपिंग किया और गलती से पैराशूट समय पर नहीं खोला, उसे डर और घबराहट का अनुभव हुआ, लेकिन इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि पूर्व तैयारी और मानसिक अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। अगली बार उसने सभी संभावित गलतियों का विश्लेषण किया और सावधानी पूर्वक अभ्यास किया, जिससे उसकी सफलता की संभावना बढ़ गई। इसी तरह छोटी छोटी असफलताएं उसे मजबूत बनाती हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि असफलता से सीखने का सबसे बड़ा लाभ होता है धैर्य और लचीलापन विकसित करना। जब हम गलती करते हैं तो हमारी प्राथमिक प्रतिक्रिया अक्सर निराशा या हार का भय होती है, लेकिन अगर हम इसे सीखने का अवसर माने तो हम मानसिक रूप से अधिक लचीले बन जाते हैं। हैरिस कहते हैं कि जोखिम लेने वाले और साहसी लोग असफलताओं को व्यक्तिगत विफलता नहीं मानते, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव मानते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में भी निर्णय लेने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। अध्याय में यह भी उजागर किया गया है कि असफलता का सामना करने की क्षमता और अधिक साहसिक कार्यों को संभव बनाती है। जो लोग डर और गलती से डरते हैं वे जोखिम से बचते हैं और कभी भी अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलते। वहीं जो लोग स्टफिंग अप को अपनाते हैं वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं और लगातार बेहतर होते जाते हैं। यह मानसिक दृष्टिकोण उन्हें फ्री सोलो क्लाइंबिंग, बेस जंपिंग और गहरी गुफा मिशनों जैसी उच्च खतरे वाली गतिविधियों में भी सक्षम बनाता है। हैरिस बताते हैं कि असफलताओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने की कला अनुभव और अभ्यास से आती है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक विकसित होने वाली मानसिक आदत है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शुरुआती मिशनों में उनकी गलतियां अक्सर भारी साबित हुईं, लेकिन हर गलती ने उन्हें अगले मिशन के लिए और अधिक सक्षम और सजग बनाया। यही कारण है कि जोखिम और साहसिकता में सफलता अक्सर गलतियों को स्वीकार करने और सीखने की मानसिकता पर निर्भर करती है। अध्याय का निष्कर्ष यह है कि द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ स्टफिंग अप केवल गलती करने के महत्व को नहीं बताता, बल्कि यह समझाता है कि गलतियों से सीखना, उनका विश्लेषण करना और अगले कदम के लिए तैयार होना ही असली जीवन और जोखिम की कला है। डॉक्टर हैरिस का कहना है कि अगर आप डर और असफलता से भागते हैं तो आप कभी भी अपने वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन अगर आप उन्हें अपनाते हैं और सीखते हैं तो यही अनुभव आपकी सफलता, साहस और मानसिक लचीलापन की नींव बनता है। सार में चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि असफलताएं जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। जोखिम लेने का असली मतलब केवल सफलता नहीं है, इसका अर्थ है गलतियां करना, उन्हें समझना, सीखना और आगे बढ़ना। हैरिस ये दर्शाते हैं कि यह दृष्टिकोण केवल साहसिक खेलों में ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें अधिक सक्षम, लचीला और आत्मविश्वासी बनाता है। स्टफिंग अप यदि सही नजरिए से अपनाई जाए तो यह जीवन बदलने वाली कला बन जाती है, जो डर और असफलता को अवसर में बदल
दती है। चैप्टर 8 सर्फिंग ए स्काईस्क्रेपर डॉक। रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में एक ऐसा अध्याय है जो हमें अत्यधिक साहसिक और जोखिमपूर्ण दुनिया में ले जाता है, जहां ऊंचाई और गति का संतुलन जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर तय करता है। यह अध्याय बताता है कि जब इंसान अपने शरीर, मन और इंद्रियों को पूरी तरह से जोखिम में डालता है तब क्या होता है और कैसे मानसिक संतुलन, तैयारी और अनुभव उस जोखिम को कला में बदल देते हैं। सर्फिंग स्काईस्क्रेपर का अर्थ केवल ऊंचाई पर एडवेंचर करना नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक क्षमता के पूर्ण उपयोग के बिना कोई भी जोखिमपूर्ण मिशन सफल नहीं होता। अध्याय की शुरुआत एक चरम अनुभव से होती है, जिसमें हैरिस एक ऐसे एडवेंचर की कहानी बताते हैं जहां एक व्यक्ति ने किसी ऊंची इमारत पर चलती या डगमगाती सतह पर संतुलन बनाए रखा। इसे आम लोग पागलपन मान सकते हैं, लेकिन यह साहसिक खेल उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं को चुनौती देने और मानसिक अनुशासन को परखने के लिए जोखिम उठाते हैं। हैरिस बताते हैं कि इस खेल में केवल फिजिकल शक्ति काम नहीं आती, इसे सफलता देने वाला सबसे बड़ा घटक है मानसिक एकाग्रता, डर का प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता। हैरिस बताते हैं कि जब इंसान ऊंचाई पर होता है तो उसकी संवेदनाएं चरम पर पहुंच जाती है। हृदय की धड़कन तेज होती है, मांसपेशियां तनावग्रस्त होती हैं और दिमाग प्रत्येक कदम का विश्लेषण करता है। यही वह पल है जब मानसिक संतुलन और फोकस सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्फिंग ए स्काईस्क्रेपर में हैरिस दिखाते हैं कि कैसे प्रोफेशनल एडवेंचर्स अपने डर को नकारने के बजाय उसका विश्लेषण करते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। डर केवल खतरे का संकेत नहीं है, यह चेतावनी, सजगता और तैयारी का उपकरण बन जाता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अनुभव और अभ्यास इस खेल की सफलता की कुंजी है। कोई भी व्यक्ति पहली बार इस तरह की ऊंचाई पर नहीं सफल हो सकता। खिलाड़ी पहले छोटे अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, संतुलन, गति का अनुमान, हवा और सतह की प्रतिक्रिया का विश्लेषण। हर अभ्यास उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। हैरिस इसे सतत जोखिम प्रशिक्षण कहते हैं। यही तरीका उन्हें वास्तविक मिशन में सुरक्षित और दक्ष बनाता है। हैरिस इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि जोखिम केवल शारीरिक नहीं होता। सर्फिंग ए स्काईस्क्रेपर में मानसिक और भावनात्मक जोखिम उतने ही महत्वपूर्ण है जितने शारीरिक। ऊंचाई पर स्थिर रहने के लिए खिलाड़ी को हर क्षण पूर्ण रूप से मौजूद रहना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है और भय को नियंत्रित करना पड़ता है। अगर मानसिक अनुशासन कमजोर होता है तो व्यक्ति तुरंत असफल हो सकता है। यही कारण है कि हैरिस लगातार यह रेखांकित करते हैं कि जोखिम की कला दिमाग में जन्म लेती है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि टीम और सामाजिक समर्थन का महत्व। भले ही खिलाड़ी अकेला प्रदर्शन करता हो, लेकिन उनकी सफलता अक्सर टीम के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अनुभव साझा करने पर निर्भर करती है। हैरिस बताते हैं कि यह समर्थन उन्हें आत्मविश्वास देता है और जोखिम का सामना करने की क्षमता बढ़ाता है। टीम केवल तकनीकी सहायता नहीं देती, यह मानसिक शक्ति और तैयारी का स्रोत भी होती है। हैरिस एक विशिष्ट उदाहरण देते हैं जिसमें एक अनुभवी खिलाड़ी ने अत्यधिक ऊंचाई पर इमारत के किनारे पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। शुरुआत में कई बार असफलता और डर ने उसे हिला दिया, लेकिन उसने अपनी पूर्व मानसिक तैयारी, अनुभव और मानसिक अनुशासन के आधार पर हर कदम का विश्लेषण किया और संतुलन बनाए रखा। इस अनुभव ने उसे न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाया, बल्कि मानसिक लचीलापन और साहसिकता का उच्चतम स्तर भी सिखाया। अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि कैसे मानव मस्तिष्क और शरीर चरम परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देते हैं। ऊंचाई और गति के संयोजन से शरीर में एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ता है, जिससे शारीरिक प्रदर्शन और मानसिक सतर्कता अधिकतम होती है। हैरिस बताते हैं कि पेशेवर एडवेंचर्स इस एड्रेनालाइन का सही उपयोग करना सीखते हैं, जिससे वे चरम जोखिम में भी सजग और नियंत्रण में रहते हैं। अंत में सर्फिंग ए स्काईस्क्रेपर अध्याय यह संदेश देता है कि जोखिम का असली अर्थ केवल साहसिक कार्य या बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक सामंजस्य, पूर्व तैयारी और अनुभव का संयोजन है। जो लोग अपने डर और सीमाओं का सामना करते हैं, उन्हें केवल सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन के प्रति अधिक जागरूकता, आत्मविश्वास और मानसिक लचीलापन भी प्राप्त होता है। सार में चैप्टर 8 ये सिखाता है कि जीवन में असली जोखिम केवल बाहरी चुनौती नहीं है, यह मानसिक संतुलन, अनुभव, तैयारी और डर को समझने और नियंत्रित करने में निहित है। सर्फिंग ए स्काईस्क्रेपर हमें दिखाता है कि जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और चरम परिस्थितियों में खुद को परीक्षा में डालते हैं, तभी हम जोखिम की असली कला और साहस का अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय केवल एडवेंचर प्रेमियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में डर और चुनौती का सामना करके अपनी असली क्षमता को पहचानना चाहता है। चैप्टर 9 एट द एंड ऑफ द टेथर डॉ। रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में एक ऐसा अध्याय है
जो जोखिम और साहस के चरम मानसिक और शारीरिक दबाव को उजागर करता है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि जब इंसान चरम परिस्थितियों में होता है, जहां हर कदम, हर निर्णय और हर सांस जीवन और मृत्यु के बीच तय कर रहा होता है, तो केवल तकनीक या अनुभव ही नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य, मानसिक अनुशासन और आत्मविश्वास उसकी सफलता या असफलता निर्धारित करते हैं। हैरिस अध्याय की शुरुआत एक चरम अभियान के उदाहरण से करते हैं, जिसमें व्यक्ति ने किसी ऊंची चट्टान या गहरी खाई में रस्सी पर लटककर कार्य किया। इस स्थिति में इंसान शारीरिक रूप से थका हुआ, मानसिक रूप से सतर्क और भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त होता है। इस अनुभव का नाम एंड ऑफ द टेदर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप अपने सीमित संसाधनों, सीमित मानसिक ऊर्जा और सीमित समय के अंत तक पहुंच चुके होते हैं। यही वह पल होता है जब सच्ची बहादुरी और जोखिम की समझ सामने आती है। हैरिस बताते हैं कि इस तरह की स्थिति में डर और चिंता स्वाभाविक है। दिल की धड़कन तेज होना, हाथ पैर में कंपकंपी और मस्तिष्क में लगातार क्या होगा अगर जैसी चिंताएं, यह सब मानवीय प्रतिक्रिया है। लेकिन चरम जोखिम में सफलता का रहस्य है कि आप इन प्रतिक्रियाओं को नकारे नहीं, बल्कि उन्हें सामान्य और नियंत्रित माने। डर आपके लिए चेतावनी और मार्गदर्शन बन सकता है यदि आप उसे समझकर निर्णय लें। अध्याय में हैरिस स्थिरता और रणनीति के महत्व पर गहराई से बात करते हैं। जब आप सचमुच अंत तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास केवल एक विकल्प होता है, सटीक और शांत निर्णय लेना। थकान, भय और तनाव को पीछे छोड़कर हर कदम का विश्लेषण करना और अपनी क्षमता पर भरोसा रखना ही जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी बनाता है। हैरिस कहते हैं कि यही मानसिक दृष्टिकोण है जो पेशेवर एडवेंचर्स और जोखिम लेने वालों को आम इंसानों से अलग बनाता है। अध्याय में यह भी वर्णन है कि जब आप एंड ऑफ द टेदर पर होते हैं तब टीम और साथी का समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। अकेले होने पर तनाव बढ़ जाता है और निर्णय लेने की क्षमता घटती है, लेकिन टीम के अनुभव और सहयोग से आप अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं। हैरिस बताते हैं कि कई बार गुफा मिशनों या ऊंचाई वाले अभियानों में टीम के साथी का एक शब्द, एक संकेत या एक हाथ, यह सब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बना सकता है। हैरिस एक उदाहरण साझा करते हैं जिसमें एक क्लाइंबर ऊंची चट्टान पर रस्सी के अंत तक पहुंचकर फंस गया था। उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो रही थी, थकान बढ़ रही थी और मानसिक तनाव चरम पर था। लेकिन उसने पूर्व प्रशिक्षण, मानसिक दृढ़ता और अनुभव का उपयोग करके स्थिति को नियंत्रित किया। उसने एक एक कदम सावधानी पूर्वक बढ़ाया, सांसों को नियंत्रित किया और अपने डर को निर्णय लेने में मार्गदर्शक बनाया। इस प्रक्रिया ने उसे सुरक्षित रूप से नीचे उतरने में सक्षम बनाया। अध्याय में यह भी बताया गया है कि चरम जोखिम में असफलताओं का डर कभी कभी मानसिक क्षमता को बाधित कर सकता है। हैरिस बताते हैं कि इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य, आत्मविश्वास और वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित होना। जब आप केवल अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भविष्य की संभावित विफलताओं के भय से मुक्त रहते हैं, तभी आप चरम परिस्थितियों में सुरक्षित और प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। हैरिस इस अध्याय में एंड ऑफ द टेदर की मानसिक चुनौतियों और शारीरिक थकान के बीच संतुलन पर जोर देते हैं। ऊंचाई, दबाव और थकान की मिश्रित स्थिति में आपकी मानसिक स्पष्टता और अनुभव ही आपकी सुरक्षा की कुंजी होती है। उन्होंने बताया कि पेशेवर एडवेंचर्स और जोखिम लेने वाले लोग पहले इन परिस्थितियों का मानसिक और शारीरिक अनुशासन से अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास उन्हें वास्तविक मिशन में सतर्क, सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि चरम परिस्थितियों में डर और असुरक्षा का सामना करना केवल बहादुरी नहीं है, यह सटीक मानसिक तैयारी, अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम है। हैरिस बताते हैं कि जो लोग इन गुणों को विकसित करते हैं वे चरम जोखिम में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही वह मानसिकता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमें स्थिर और सक्षम बनाती है। अंत में एट द एंड ऑफ द टेदर यह समझाता है कि जीवन और जोखिम की कला केवल बाहरी साहसिक कार्य में नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने मानसिक और शारीरिक संसाधनों के अंत तक पहुंच जाते हैं, तब पूर्व अनुभव, मानसिक तैयारी और धैर्य ही हमारी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि डर और तनाव को नियंत्रित करके और पूरी तरह से उपस्थित रहकर ही हम चरम परिस्थितियों में सुरक्षित और सक्षम बन सकते हैं। सार में चैप्टर 9 यह सिखाता है कि जोखिम और चरम साहसिक कार्य में सफलता केवल शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह मानसिक धैर्य, आत्मविश्वास, पूर्व प्रशिक्षण और डर के साथ सामंजस्य बनाने की कला है। एंड ऑफ द टेदर हमें यह दिखाता है कि जब हम अपनी सीमाओं के अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं, तब वास्तविक साहस और जोखिम की असली समझ सामने आती है। यह अध्याय जीवन में हर चुनौती और डर का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी और स्थिरता की महत्ता को उजागर करता है। चैप्टर 10
द नीड फॉर स्पीड डॉग रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में एक ऐसा अध्याय है जो हमें अत्यधिक गति और जोखिम के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पहलुओं में ले जाता है। इस अध्याय में हैरिस बताते हैं कि कुछ लोग सिर्फ सामान्य रोमांच या साहसिक कार्यों से संतुष्ट नहीं होते, उनके लिए गति और तीव्र अनुभव ही जीवन का असली आकर्षण है। इस अध्याय का फोकस है कि क्यों कुछ लोग तेज गति में जोखिम लेने को प्राथमिकता देते हैं और कैसे यह उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। हैरिस अध्याय की शुरुआत एक चरम स्पीड रेसर या हाई स्पीड एडवेंचर के अनुभव से करते हैं। तेज गति में चलना केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं है, यह दिमाग की तीव्रता, निर्णय क्षमता और प्रतिक्रिया समय की भी परीक्षा है। जैसे जैसे गति बढ़ती है, हर निर्णय में समय कम होता जाता है। एक छोटी चूक भी गंभीर परिणाम ला सकती है। हैरिस बताते हैं कि गति के साथ जोखिम लेना न केवल एड्रेनालाइन को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक क्षमता को चरम सीमा तक चुनौती देता है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि तेज गति में जोखिम लेने वाले लोग अक्सर अत्यधिक सजग, एकाग्र और फोकस्ड होते हैं। उनका मन हर सेकंड में संभावित परिणामों का विश्लेषण करता है। हैरिस कहते हैं कि ये लोग केवल साहसी नहीं होते, वे अपनी मानसिक तैयारी, प्रतिक्रिया समय और शरीर की नियंत्रण क्षमता के आधार पर जोखिम का सामना करते हैं। तेज गति उन्हें डर और भय के चरम अनुभव में भी नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता देती है। हैरिस बताते हैं कि तेज गति का अनुभव मनोवैज्ञानिक लाभ भी देता है। एड्रेनालाइन और न्यूरोट्रांसमीटर का प्रवाह उन्हें अत्यधिक जागरूक, सजग और आत्मविश्वासी बनाता है। यही कारण है कि तेज गति के शौकीन अक्सर अपने निर्णयों में तेजी, स्पष्टता और मानसिक चपलता महसूस करते हैं। इसके अलावा यह उनके लिए अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और समय की धारणा को बदलने का अवसर भी है। तेज गति में इंसान वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहता है, भविष्य या परिणाम के भय में नहीं फंसता। अध्याय में हैरिस यह भी बताते हैं कि तेज गति और जोखिम का शारीरिक पहलू कितना महत्वपूर्ण है। उच्च गति में शरीर की प्रतिक्रियाएं तेज होती हैं, मांसपेशियों की नियंत्रण क्षमता, दृष्टि की तीव्रता और संतुलन की कुशलता, यह सभी चरम दक्षता मांगते हैं। हैरिस बताते हैं कि पेशेवर रेसर्स या एडवेंचरर्स हर छोटे आंदोलन और प्रतिक्रिया का अभ्यास पहले से करते हैं। यह अभ्यास उन्हें वास्तविक स्थिति में सजग, सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। अध्याय में यह भी रेखांकित किया गया है कि अनुभव और मानसिक अनुशासन गति से जुड़े जोखिम में सफलता की कुंजी है। तेज गति में निर्णय लेने की क्षमता केवल साहस से नहीं आती, यह अनुभव, पूर्व तैयारी और मानसिक लचीलापन का परिणाम है। हैरिस बताते हैं कि शुरुआती रेसर्स या एडवेंचरर्स अक्सर शुरुआती असफलताओं से डरते हैं, लेकिन जो लोग लगातार अभ्यास और मानसिक प्रशिक्षण करते हैं, वे अत्यधिक गति में भी नियंत्रण बनाए रखते हैं। हैरिस इस अध्याय में यह उदाहरण भी देते हैं कि कैसे कुछ एडवेंचर्स ने अत्यधिक गति के अनुभव से अपने डर और सीमाओं को समझा और नियंत्रित किया। उदाहरण के लिए, एक हाई स्पीड रेसर ने कई बार दुर्घटनाओं और चूक का अनुभव किया, लेकिन हर बार उसने अपनी रणनीति को बेहतर बनाया और मानसिक तैयारी को अधिक मजबूत किया। यही कारण है कि उच्च गति में जोखिम लेने वाले लोग अक्सर सबसे सक्षम, सजग और मानसिक रूप से संतुलित होते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि तेज गति केवल व्यक्तिगत साहसिकता का मामला नहीं है, यह टीम वर्क, रणनीति और समय की गणना से भी जुड़ा है। कई बार उच्च गति वाले मिशनों में एक छोटी चूक पूरी योजना को प्रभावित कर सकती है। हैरिस बताते हैं कि पेशेवर एडवेंचर्स और रेसर्स अपने अनुभव, टीम के सहयोग और पूर्व प्रशिक्षण का उपयोग करके हर स्थिति में तेज, सुरक्षित और निर्णय समर्थ बनते हैं। अंत में द नीड फॉर स्पीड यह संदेश देता है कि जीवन में असली जोखिम केवल बाहरी गति या चुनौती में नहीं है, यह मानसिक तैयारी, अनुभव, ध्यान केंद्रित करने और डर का प्रबंधन में निहित है। हैरिस बताते हैं कि तेज गति से जुड़ा जोखिम हमें वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना सिखाता है, मानसिक तेजी और निर्णय क्षमता बढ़ाता है और हमारे आत्मविश्वास और साहस को चरम सीमा तक चुनौती देता है। सार में चैप्टर 10 यह सिखाता है कि तेज गति और जोखिम केवल रोमांच का साधन नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में मानसिक सजगता, निर्णय क्षमता, अनुभव और साहस का प्रतीक है। द नीड फॉर स्पीड हमें यह समझाता है कि जब हम गति, डर और चुनौती का सामना पूरी तैयारी और मानसिक अनुशासन के साथ करते हैं, तभी हम अपने असली कौशल, क्षमता और साहस का अनुभव कर सकते हैं। तेज गति केवल शारीरिक चुनौती नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक उत्कृष्टता का मार्ग है। चैप्टर 11 लाइव ऑन द एयर डॉग रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में एक ऐसा अध्याय है जो हमें जोखिम की अदृश्य और अप्रत्याशित परतों से परिचित कराता है। इस अध्याय में हैरिस बताते हैं कि जब इंसान वास्तविक समय में जोखिम और अनिश्चितता का सामना करता है, जैसे कि लाइव टेलीविजन, रेडियो प्रसारण या किसी सार्वजनिक साहसिक कार्य में,
तब मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन का महत्व चरम स्तर पर होता है। लाइव ऑन द एयर केवल पेशेवर एडवेंचर या साहसिक खेलों का विवरण नहीं है। यह हमें यह समझाता है कि असली जोखिम तब होता है जब हर निर्णय तुरंत नतीजे में बदल जाता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हैरिस अध्याय की शुरुआत इस अनुभव से करते हैं जब उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग या सार्वजनिक प्रसारण के दौरान किसी साहसिक कार्य को अंजाम दिया। इस स्थिति में खिलाड़ी या प्रस्तुतकर्ता केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकता, उसे मानसिक स्पष्टता, तात्कालिक निर्णय क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण भी बनाए रखना पड़ता है। हैरिस बताते हैं कि लाइव स्थिति में हर पल का विश्लेषण आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी चूक न केवल शारीरिक खतरे पैदा कर सकती है बल्कि दर्शकों और टीम के भरोसे को भी प्रभावित कर सकती है। अध्याय में यह बताया गया है कि लाइव जोखिम का सबसे बड़ा हिस्सा मानसिक दबाव और ध्यान की तीव्रता है। जब इंसान जानता है कि उसकी हर गतिविधि लाखों लोगों द्वारा देखी जा रही है, तब उसके मानसिक संसाधन चरम पर पहुंच जाते हैं। हैरिस कहते हैं कि ऐसे समय में डर, चिंता और तनाव स्वाभाविक है, लेकिन पेशेवर एडवेंचर्स और लाइव प्रदर्शनकर्ता इसे नियंत्रित करना सीखते हैं। उनका दृष्टिकोण है कि डर और तनाव केवल चेतावनी का स्रोत है। उनका सही उपयोग निर्णय लेने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। हैरिस इस अध्याय में तत्काल निर्णय और अनिश्चितता की अवधारणा पर विस्तार से बात करते हैं। लाइव जोखिम में आपके पास किसी परिस्थिति पर सोचने के लिए बहुत कम समय होता है। आपको तत्काल निर्णय लेना होता है कि कब कदम बढ़ाना है, कब स्थिर रहना है और कब प्रतिक्रिया बदलनी है। हैरिस बताते हैं कि इस क्षमता को विकसित करने का तरीका पूर्व तैयारी, मानसिक अभ्यास और वास्तविक समय के अनुभवों से गुजरना है। लाइव प्रदर्शन केवल साहस नहीं मानता, यह मानसिक तेजी, योजना और संवेदनशीलता का खेल है। अध्याय में हैरिस यह भी बताते हैं कि लाइव जोखिम में असफलता का डर सबसे अधिक मानसिक चुनौती पैदा करता है। दर्शकों के सामने गलती करना या मिशन में चूक होना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हैरिस बताते हैं कि पेशेवर एडवेंचर्स और लाइव प्रदर्शनकर्ता इस डर का सामना करके उसे उत्साह और जागरूकता में बदलते हैं। उनका अनुभव यह दर्शाता है कि डर केवल बाधा नहीं है, यह सही दिशा में निर्णय लेने की चेतावनी और मार्गदर्शन भी देता है। हैरिस एक उदाहरण देते हैं जिसमें उन्होंने लाइव टेलीविजन पर एक साहसिक मिशन किया। शुरुआत में उनके मन में तनाव और डर था, दिल की धड़कन तेज थी, हाथ पैर कांप रहे थे और मस्तिष्क तेजी से संभावित परिणामों का विश्लेषण कर रहा था। लेकिन उन्होंने अपने पूर्व प्रशिक्षण, मानसिक दृश्यावली, मेंटल विजुअलाइजेशन और अनुभव का उपयोग करके प्रत्येक कदम सावधानी से उठाया। इस प्रक्रिया ने उन्हें केवल सुरक्षित रहने में मदद नहीं की, बल्कि प्रदर्शन को और भी उत्कृष्ट बनाया। अध्याय में यह भी रेखांकित किया गया है कि लाइव जोखिम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, टीम और सहयोग का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। लाइव प्रसारण में तकनीकी सहयोग, संकेत और मार्गदर्शन निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हैरिस बताते हैं कि एक टीम का समर्थन व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी बनाता है। लाइव स्थिति में प्रत्येक सदस्य की सजगता और अनुभव पूरे मिशन की सफलता तय करते हैं। हैरिस यह भी बताते हैं कि लाइव जोखिम में अदृश्य परिस्थितियां और अप्रत्याशित घटनाएं सबसे चुनौतीपूर्ण होती हैं। हवा की दिशा अचानक बदल सकती है, उपकरण का फंक्शन अचानक असफल हो सकता है या दर्शकों की प्रतिक्रिया से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। पेशेवर एडवेंचर्स और लाइव प्रदर्शनकर्ता इन परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। वे अपने डर और तनाव को नियंत्रित करते हैं और केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। यही मानसिक अनुशासन उन्हें चरम अनिश्चितता में भी सुरक्षित और सक्षम बनाता है। अध्याय में यह भी चर्चा है कि लाइव जोखिम सिर्फ बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक उत्कृष्टता का परीक्षण है। लाइव स्थिति में इंसान को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है, निर्णय लेना होता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हैरिस बताते हैं कि इस अनुभव से व्यक्ति न केवल अपने कौशल और अनुभव में निपुण होता है, बल्कि मानसिक लचीलापन, धैर्य और आत्मविश्वास भी प्राप्त करता है। अंत में लिव ऑन द एयर यह संदेश देता है कि जीवन में असली जोखिम केवल बाहरी साहसिकता में नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अनिश्चितता, दबाव और तात्कालिक निर्णय की स्थिति में उपस्थित रहते हैं, तभी असली मानसिक और शारीरिक क्षमता का परीक्षण होता है। लाइव जोखिम हमें यह समझाता है कि डर, तनाव और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता ही जीवन और साहसिकता की असली कुंजी है। सार में चैप्टर 11 यह सिखाता है कि लाइव जोखिम केवल साहस का प्रदर्शन नहीं है, यह मानसिक तेजी, अनुभव, निर्णय क्षमता और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहने की कला है। लाइव ऑन द एयर हमें यह दिखाता है कि जब हम अपने डर, तनाव और अनिश्चितता का सामना करते हैं और उन्हें सही दिशा में उपयोग करते हैं,
तभी हम जोखिम को कला और उत्कृष्टता में बदल सकते हैं। यह अध्याय जीवन और साहसिकता दोनों में सटीक मानसिक तैयारी, अनुभव और सजगता की महत्ता को उजागर करता है। चैप्टर 12 चेंज इन द विंडॉक रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में जोखिम और साहसिकता के उन पहलुओं को उजागर करता है जो अनिश्चित परिस्थितियों और अचानक बदलाव से जुड़े हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि किसी भी साहसिक कार्य में सिर्फ तैयारी और अनुभव ही पर्याप्त नहीं होते। प्राकृतिक परिस्थितियां, अप्रत्याशित घटनाएं और वातावरण में बदलाव भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हैरिस इस अध्याय में हवा और मौसम जैसी बाहरी परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव समझाते हैं और बताते हैं कि पेशेवर एडवेंचर्स इन्हें कैसे पहचानते और अनुकूलित करते हैं। हैरिस अध्याय की शुरुआत एक चरम परिदृश्य से करते हैं जिसमें पर्वतारोहियों, बेस जंपर्स या ऊंचाई वाले क्लाइंबर्स को अचानक मौसम परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। हवा की दिशा या तीव्रता अचानक बदल सकती है, तापमान गिर सकता है और दृश्यता प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय में शारीरिक और मानसिक तैयारी के बावजूद व्यक्ति को अपनी रणनीति, निर्णय और संतुलन तुरंत बदलने की आवश्यकता होती है। हैरिस कहते हैं कि यह वह क्षण होता है जब असली साहस और जोखिम की कला सामने आती है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि वायु और मौसम के बदलाव केवल बाहरी बाधाएं नहीं है, ये मानसिक दबाव और तनाव भी पैदा करते हैं। तेज हवा या अप्रत्याशित तूफान में इंसान के मन में डर और असुरक्षा बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज होती है, मांसपेशियों में तनाव आता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। लेकिन पेशेवर एडवेंचर्स और अनुभव वाले जोखिम लेने वाले लोग इन परिस्थितियों को खतरे की चेतावनी और निर्णय का मार्गदर्शन मानते हैं। उनका दृष्टिकोण है कि अचानक बदलाव डर नहीं बल्कि सावधानी और सजगता बढ़ाने का संकेत है। हैरिस इस अध्याय में परिवर्तन के अनुकूलन की क्षमता पर जोर देते हैं। उन्होंने बताया कि उच्च जोखिम वाले मिशनों में सफलता का प्रमुख घटक यह है कि व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल अपनी रणनीति, गति और निर्णय बदल सके। यदि कोई व्यक्ति केवल पूर्व योजना पर निर्भर रहता है और बदलाव के लिए तैयार नहीं होता तो परिणाम घातक हो सकते हैं। इसी कारण हैरिस कहते हैं कि जोखिम की कला केवल साहस नहीं बल्कि लचीलापन और अनुकूलन क्षमता में निहित है। अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि मानसिक तैयारी और अनुभव अचानक बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हवा की दिशा बदलती है या मौसम अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करता है, तब मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को सुरक्षित बनाए रखते हैं। हैरिस बताते हैं कि पेशेवर एडवेंचर्स इस स्थिति में अपने पूर्व अनुभव, मापन और जोखिम गणना का उपयोग करते हैं। वे हर परिस्थिति का त्वरित विश्लेषण करते हैं और उसी के अनुसार कदम उठाते हैं। हैरिस एक उदाहरण देते हैं जिसमें पर्वतारोहियों को अचानक तूफान का सामना करना पड़ा। हवा की दिशा बदल गई, दृश्यता कम हो गई और चट्टानों पर संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। लेकिन उनके प्रशिक्षण और अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रखा। उन्होंने कदम दर कदम रणनीति बनाई, संतुलन बनाए रखा और सुरक्षित मार्ग अपनाया। इस अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि अनिश्चित परिस्थितियों में मानसिक अनुशासन और सजगता ही सफलता की कुंजी है। अध्याय में हैरिस यह भी बताते हैं कि प्राकृतिक बदलाव केवल शारीरिक जोखिम ही नहीं बढ़ाते बल्कि टीम डायनामिक्स और संचार पर भी प्रभाव डालते हैं। अप्रत्याशित बदलाव में टीम के बीच विश्वास और सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सदस्य को अपनी स्थिति और परिवर्तित परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है। हैरिस बताते हैं कि यह समझना कि टीम के साथी कैसे प्रतिक्रिया देंगे और किस तरह अनुकूलन करेंगे मिशन की सफलता में निर्णायक होता है। हैरिस इस अध्याय में यह भी चर्चा करते हैं कि परिवर्तन की अस्थिरता मानसिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। जब इंसान लगातार अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करता है तब डर और चिंता बढ़ सकते हैं। लेकिन पेशेवर एडवेंचरर्स इस डर को नियंत्रण में रखते हैं और इसे निर्णय लेने और सजगता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। हैरिस इसे अनिश्चितता में मानसिक स्थिरता कहते हैं। यह क्षमता जीवन के किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में उपयोगी साबित होती है। अंत में चेंज इन द विंड यह संदेश देता है कि जोखिम और साहसिक कार्य केवल पूर्व योजना और तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं है। असली चुनौती तब आती है जब परिस्थितियों में बदलाव, अप्रत्याशित घटनाएं और बाहरी बाधाएं आपके सामने आती है। हैरिस बताते हैं कि सफलता का रहस्य है मानसिक लचीलापन, अनुभव, सजगता और निर्णय लेने की क्षमता। केवल वही लोग सुरक्षित और सक्षम रहते हैं जो परिवर्तन के अनुकूल अपने कदम और रणनीति बदल सकते हैं। सार में चैप्टर 12 यह सिखाता है कि जीवन और साहसिकता में अनिश्चितता और अप्रत्याशित बदलाव हमेशा मौजूद रहते हैं। चेंज इन द विंड हमें यह दिखाता है कि डर और चुनौती का सामना करते हुए मानसिक अनुशासन, लचीलापन और अनुभव ही हमें सुरक्षित और सफल बनाते हैं। यह अध्याय जीवन
और जोखिम दोनों में अनिश्चितताओं के प्रति सजगता और अनुकूलन की महत्ता को उजागर करता है। चैप्टर 13 द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ डॉका रिचर्ड। हैरी हैरिस की किताब में एक ऐसा अध्याय है जो जोखिम, साहस और जीवन के चरम अनुभवों को एक भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। यह अध्याय केवल साहसिक कार्यों या चरम जोखिम के तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझाता है कि असली सर्वश्रेष्ठ दिन वह होता है जब हम अपने डर, सीमाओं और अनिश्चितताओं का सामना करते हुए पूरी तरह मौजूद होते हैं और जीवन की पूरी गहराई और रोमांच का अनुभव करते हैं। हैरिस अध्याय की शुरुआत अपने व्यक्तिगत अनुभव से करते हैं। उन्होंने कई बार चरम साहसिक गतिविधियों का सामना किया, ऊंचाई से कूदना, तेज गति में चलना, गहरी गुफाओं में जाना और लाइव प्रसारण में जोखिम लेना। इन अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी चरम जोखिम का असली मूल्य केवल सफलता या हार में नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने और अनुभव का आनंद लेने में है। बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ का अर्थ केवल खुशी या संतोष का दिन नहीं है। यह वह दिन है जब आप अपने भय, संदेह और सीमाओं से ऊपर उठकर पूरी तरह जिंदगी जीते हैं। अध्याय में हैरिस बताते हैं कि जीवन के सर्वोत्तम अनुभव अक्सर असुविधा और चुनौती के साथ आते हैं। जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और जोखिमपूर्ण गतिविधियों का सामना करते हैं, तब हम अपने दिमाग और शरीर की नई सीमाओं को पहचानते हैं। यह अनुभव हमें मानसिक रूप से अधिक सक्षम बनाता है और हमारी धैर्य, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हैरिस कहते हैं कि यही वह क्षण है जब इंसान को वास्तविक जीवंतता का अनुभव होता है। हैरिस इस अध्याय में पूर्ण उपस्थिति, फुल प्रेजेंस की अवधारणा पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि चरम जोखिम या साहसिक गतिविधियों में सफलता और अनुभव केवल शारीरिक प्रदर्शन या तकनीकी दक्षता पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर क्षण पूरी तरह मानसिक रूप से उपस्थित हैं और हर निर्णय, हर अनुभव को समझ और महसूस कर रहे हैं। यह मानसिक और भावनात्मक जागरूकता ही जीवन को असली अर्थ देती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवन के सर्वोत्तम दिन अक्सर असफलताओं, डर और चुनौती के क्षणों से उत्पन्न होते हैं। हैरिस अपने अनुभव साझा करते हैं कि कई बार चरम जोखिम के दौरान उन्हें डर, असफलता और शारीरिक थकान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन क्षणों ने उन्हें यह सिखाया कि असली मूल्य अनुभव और सीखने में है, न कि केवल सफलता में। यह दृष्टिकोण उन्हें हर साहसिक कार्य में अधिक सजग, लचीला और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। हैरिस बताते हैं कि जीवन का सर्वोत्तम अनुभव तब आता है जब हम भय और जोखिम को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने निर्णय और प्रदर्शन को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं बनने देते। उदाहरण के लिए, एक बेस जंपर जब ऊंचाई से कूदता है तो उसे डर महसूस होता है, लेकिन उसका अनुभव और मानसिक तैयारी उसे यह नियंत्रित करने में मदद करती है कि वह अपने डर को निर्णय लेने और सावधानी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करे। यही मानसिक दृष्टिकोण उसे सुरक्षित और सफल बनाता है और यही क्षण उसे सर्वश्रेष्ठ दिन का अनुभव कराता है। अध्याय में हैरिस यह भी बताते हैं कि जीवन के सर्वोत्तम दिन केवल व्यक्तिगत साहसिकता में नहीं है, बल्कि टीम और साझा अनुभवों में भी पैदा होते हैं। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण मिशन में दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो साझा संघर्ष, विश्वास और सहयोग हमें अधिक जीवंतता और संतोष का अनुभव कराते हैं। टीम वर्क केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभव और खुशी के लिए भी महत्वपूर्ण है। हैरिस एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा करते हैं जिसने उन्होंने चरम ऊंचाई पर चढ़ाई की और गहरी गुफाओं में उतरते समय चरम भय और चुनौती का सामना किया। शुरुआत में डर और तनाव चरम पर था, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक तैयारी, अनुभव और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके इसे नियंत्रित किया। जैसे जैसे उन्होंने हर कदम सावधानी से उठाया, उन्हें गहरी संतुष्टि, आत्मविश्वास और जीवन की वास्तविक सुंदरता का अनुभव हुआ। यही क्षण उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिन का एहसास कराता है। अध्याय में यह भी उल्लेख है कि जीवन के सर्वोत्तम अनुभव अक्सर वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने से उत्पन्न होते हैं। हैरिस कहते हैं कि जब हम अपने डर, चिंता या भविष्य की संभावनाओं में फंसे रहते हैं, तो जीवन का असली रोमांच और आनंद छूट जाता है। लेकिन जब हम पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं, हर अनुभव को महसूस करते हैं और अपनी सीमाओं का सामना करते हैं, तब हर दिन का अनुभव असली जीवन और वास्तविक रोमांच में बदल जाता है। हैरिस ये भी बताते हैं कि जीवन का सर्वोत्तम अनुभव केवल चरम साहसिक कार्यों तक सीमित नहीं है। यह हर उस क्षण में मौजूद होता है जब हम अपने डर, असफलता और अनिश्चितता का सामना करके पूरी तरह मौजूद रहते हैं और अपने अनुभव को समझते और महसूस करते हैं। चाहे वह जीवन का छोटा रोमांच हो, कोई नई चुनौती हो या कोई व्यक्तिगत उपलब्धि, हर ऐसा क्षण हमें जीवन के सर्वोत्तम अनुभव का एहसास कराता है। अंत में
द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। यह संदेश देता है कि जीवन और जोखिम की कला केवल सफलता, गति या चरम साहसिक कार्य में नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि डर, चुनौती और असफलता के बीच वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना, सीखना और अनुभव करना ही जीवन का असली अर्थ है। हैरिस का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि जीवन के सर्वोत्तम दिन वे होते हैं जब हम अपने सीमाओं को पहचानते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और पूरी तरह वर्तमान में रहते हुए साहस और अनुभव का आनंद लेते हैं। सार में चैप्टर 13 यह सिखाता है कि जीवन का सर्वोत्तम अनुभव केवल बाहरी साहसिक कार्य या तकनीकी सफलता में नहीं है। यह मानसिक जागरूकता, अनुभव, डर और चुनौती का सामना करने की क्षमता और वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने में निहित है। द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ हमें यह दिखाता है कि जब हम अपनी सीमाओं, भय और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं और उन्हें अनुभव और सीखने के अवसर के रूप में अपनाते हैं, तभी हम असली जीवन का आनंद और वास्तविक रोमांच अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 14 एट द पॉइंटी एंड ऑफ द डे डॉक्टर रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब में जोखिम, साहस और चरम परिस्थितियों का अंतिम निर्णायक क्षण उजागर करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी साहसिक कार्य या जोखिमपूर्ण स्थिति में असली परीक्षा वह क्षण होती है जब आप सीमाओं, थकान और भय के चरम बिंदु पर पहुंचते हैं। यह वह समय है जब आपके अनुभव, मानसिक अनुशासन और निर्णय क्षमता का असली परीक्षण होता है। हैरिस इसे दिन का नुकीला सिरा कहते हैं क्योंकि यही वह बिंदु है जहां सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय होता है। हैरिस अध्याय की शुरुआत चरम परिस्थितियों में अपने व्यक्तिगत अनुभव से करते हैं। उन्होंने कई बार ऊंचाई, गहरी गुफा या हाई स्पीड एडवेंचर में ऐसे क्षण देखे हैं जब इंसान शारीरिक रूप से थका हुआ, मानसिक रूप से तनावग्रस्त और भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है। इस स्थिति में हर कदम, हर निर्णय और हर सांस जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करता है। हैरिस बताते हैं कि ऐसे समय में अनुभव और मानसिक तैयारी ही व्यक्ति को सुरक्षित और सक्षम बनाती है। अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि चरम स्थिति में भय और तनाव स्वाभाविक है। जब आप थकान, ऊंचाई, गति और जोखिम का सामना करते हैं तो आपके मन और शरीर पर दबाव बढ़ जाता है। दिल की धड़कन तेज होती है, मांसपेशियां तनावग्रस्त होती है और दिमाग हर कदम का विश्लेषण करता है। लेकिन पेशेवर एडवेंचर्स और अनुभवी जोखिम लेने वाले इस डर और तनाव को सजगता और निर्णय लेने के उपकरण के रूप में बदलना सीखते हैं। यही मानसिक दृष्टिकोण उन्हें चरम परिस्थितियों में सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। हैरिस इस अध्याय में अंतिम क्षण की सजगता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब आप दिन के चरम बिंदु पर होते हैं तो केवल तकनीक या शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं होती, आपको मानसिक स्पष्टता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और निर्णय लेने की तीव्रता की आवश्यकता होती है। हर निर्णय तात्कालिक परिणाम में बदल जाता है और किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। हैरिस बताते हैं कि यही वह क्षण है जब असली साहस और जोखिम की कला सामने आती है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि टीम और सहयोग चरम परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अकेले होने पर तनाव और डर बढ़ जाते हैं, लेकिन टीम के अनुभव, संकेत और मार्गदर्शन व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी बनाते हैं। हैरिस कहते हैं कि चरम स्थिति में टीम वर्क केवल तकनीकी सहायता नहीं देता, यह मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का स्रोत भी होता है। हैरिस एक उदाहरण साझा करते हैं जिसमें एक पर्वतारोही दिन के अंत में चरम ऊंचाई पर फंस गया। उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो रही थी, मानसिक तनाव चरम पर था और हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर रहा था। लेकिन उसने पूर्व प्रशिक्षण, अनुभव और मानसिक अनुशासन का उपयोग करके हर कदम सावधानी से उठाया, सांसों को नियंत्रित किया और अपने डर को निर्णय लेने में मार्गदर्शक बनाया। इस अनुभव ने उसे सुरक्षित नीचे उतरने में सक्षम बनाया। अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि चरम परिस्थितियों में शारीरिक थकान और मानसिक दबाव का संतुलन सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। ऊंचाई, गति, थकान और डर की मिश्रित स्थिति में केवल मानसिक स्पष्टता और अनुभव ही व्यक्ति को नियंत्रण में रखते हैं। हैरिस बताते हैं कि पेशेवर एडवेंचर्स और जोखिम लेने वाले पहले इन परिस्थितियों का अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास उन्हें वास्तविक मिशन में सजग, सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। हैरिस इस अध्याय में यह भी रेखांकित करते हैं कि डर और चिंता का सामना करना ही चरम साहसिकता का मूल है। जो लोग डर से भागते हैं वे कभी भी चरम परिस्थितियों में सक्षम नहीं बन पाते। वही लोग जो डर का सामना करते हैं, उसे समझते और नियंत्रित करते हैं, वे असली साहस और दक्षता का अनुभव करते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें न केवल सुरक्षित बनाता है बल्कि चरम अनुभव का आनंद भी देता है। अंत में एट द पॉइंटी एंड ऑफ द डे यह संदेश देता है कि जीवन और साहसिकता की असली परीक्षा केवल कठिन परिस्थितियों में नहीं
बल्कि चरम तनाव, थकान और जोखिम के बीच त्वरित निर्णय और मानसिक स्थिरता में होती है। हैरिस बताते हैं कि सफलता का रहस्य केवल तकनीकी दक्षता या शारीरिक क्षमता में नहीं है। यह अनुभव, मानसिक अनुशासन, टीम वर्क और डर को नियंत्रित करने की क्षमता में निहित है। सार में चैप्टर 14 यह सिखाता है कि जीवन और जोखिम की असली कला चरम परिस्थितियों में उपस्थित होती है। एट द पॉइंट एंड ऑफ द डे हमें यह दिखाता है कि जब हम अपने थकान, भय और जोखिम के चरम बिंदु पर पहुंचते हैं, तभी हमारे अनुभव, मानसिक अनुशासन और निर्णय क्षमता का वास्तविक परीक्षण होता है। यह अध्याय जीवन और साहसिकता दोनों में सटीक तैयारी, मानसिक स्थिरता और सजगता की महत्ता को उजागर करता है। चैप्टर 15 व्हाटएवर द रिस्क्स डॉग रिचर्ड हैरी हैरिस की किताब का अंतिम अध्याय है और यह पूरे पुस्तक के मूल संदेश को संकलित और निष्कर्षित करता है। इस अध्याय में हैरिस हमें यह समझाते हैं कि जीवन और साहसिकता में जोखिम केवल असुरक्षा, भय या चुनौती का पर्याय नहीं है, बल्कि विकास, अनुभव और वास्तविकता की गहराई तक पहुंचने का साधन है। व्हाटएवर द रिस्क्स का मतलब यह नहीं है कि अंधाधुंध साहसिकता या पागलपन अपनाना चाहिए, बल्कि यह उस मानसिकता को अपनाने के बारे में है जो हमें अपने डर, सीमाओं और अनिश्चितताओं का सामना करने और उन्हें समझने की शक्ति देती है। हैरिस अध्याय की शुरुआत अपने व्यक्तिगत अनुभव और कई साहसिक कार्यों से करते हैं। उन्होंने चरम ऊंचाई से कूदना, हाई स्पीड एडवेंचर करना, लाइव प्रसारण में जोखिम लेना और अप्रत्याशित प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करना, इन सब का अनुभव किया है। इस अध्याय में उनका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि जोखिम उठाने का अर्थ केवल भय और चुनौती का सामना करना नहीं है, यह जीवन की पूरी गहराई और अनुभव को महसूस करना है। हैरिस बताते हैं कि जोखिम का सामना करते समय सबसे महत्वपूर्ण घटक मानसिक तैयारी, अनुभव और सजगता है। चाहे वह बेस जंपिंग हो, पर्वतारोहण हो या लाइव प्रसारण में साहसिक प्रदर्शन, असली सफलता केवल तकनीकी दक्षता या शारीरिक शक्ति में नहीं है। यह इस बात में निहित है कि हम डर और चुनौती का सामना कैसे करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके साथ संतुलन बनाते हैं। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जोखिम केवल व्यक्तिगत साहसिकता तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में मौजूद होता है। आर्थिक निर्णय, करियर की चुनौतियां, व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक दबाव सभी में जोखिम होता है। हैरिस कहते हैं कि जो लोग इन जोखिमों का सामना करते हैं और उन्हें समझते हैं, वे जीवन में अधिक सजग, मानसिक रूप से मजबूत और अनुभवपूर्ण बनते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता दोनों में सक्षम बनाता है। हैरिस इस अध्याय में यह भी रेखांकित करते हैं कि भय और असफलता का सामना करना ही असली सीख और विकास का स्रोत है। जोखिम लेने वाले लोग अक्सर असफलताओं और गलतियों का सामना करते हैं, लेकिन हैरिस बताते हैं कि यह असफलता डराने या रोकने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सीखने, अनुभव प्राप्त करने और मानसिक लचीलापन विकसित करने का अवसर देती है। यही कारण है कि पेशेवर एडवेंचर्स अपने डर और असफलताओं को समझकर उनका सही उपयोग करते हैं और उन्हें सुधार और आत्मविश्वास में बदल देते हैं। अध्याय में हैरिस यह उदाहरण देते हैं जिसमें एक एडवेंचर ने चरम जोखिम के दौरान कई अप्रत्याशित बाधाओं और कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआत में असफलता और डर ने उसे हिला दिया, लेकिन उसने अपनी पूर्व तैयारी, अनुभव और मानसिक अनुशासन का उपयोग करके परिस्थितियों का समाधान किया। यह अनुभव न केवल उसे सुरक्षित रहने में मदद करता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से और अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी बनाता है। हैरिस बताते हैं कि असली जोखिम लेने का अर्थ केवल बाहरी साहसिकता नहीं है, यह मन, अनुभव और दृष्टिकोण की परीक्षा है। जब हम अपने डर, संदेह और सीमाओं का सामना करते हैं और उन्हें अपने निर्णय और कार्य का मार्गदर्शन बनने देते हैं, तभी हम वास्तविक जोखिम की कला को समझ पाते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन का हर चुनौतीपूर्ण क्षण और साहसिक अनुभव हमें अधिक सजग, मजबूत और जीवन के प्रति जागरूक बनाता है। अध्याय में यह भी चर्चा की गई है कि जोखिम लेने वाले व्यक्ति अक्सर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। डर, भविष्य की चिंता या पिछले अनुभवों का असर उनके वर्तमान निर्णय और अनुभव को प्रभावित नहीं करता। इस पूर्ण उपस्थिति और सजगता के कारण वे जोखिम को नियंत्रित करते हैं और उसे जीवन और अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। हैरिस अंत में यह संदेश देते हैं कि व्हाटएवर द रिस्क्स का असली अर्थ यह है कि जीवन की चुनौतियां और जोखिम हमारे लिए सीखने, बढ़ने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर है। यह हमें यह सिखाता है कि डर और चुनौती केवल बाधाएं नहीं है, वे हमारे विकास, आत्मविश्वास और साहस का सबसे बड़ा स्रोत है। जो लोग जोखिम का सामना करने से नहीं डरते, वे न केवल सुरक्षित रहते हैं, बल्कि जीवन की गहराई, सुंदरता और रोमांच का भी अनुभव करते हैं। सार में चैप्टर 15 यह सिखाता है कि जीवन और साहसिकता में असली शक्ति केवल बाहरी साहस में नहीं है,
यह मानसिक तैयारी, अनुभव, सजगता और डर को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता में निहित है। Whatever the risks हमें यह दिखाता है कि जब हम अपने डर, सीमाओं और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं और उन्हें जीवन और सीखने का अवसर बनाते हैं, तभी हम जोखिम की असली कला और जीवन की वास्तविक गहराई का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम द आर्ट ऑफ रिस्क के आखिरी पन्नों तक पहुंचे, यह साफ हो गया कि जोखिम केवल डर या साहस की कहानी नहीं है। यह हमारे जीवन, हमारे निर्णय, हमारी मानसिक तैयारी और हमारी गहराई का प्रतिबिंब है। हर अध्याय, हेवी मेटल से लेकर व्हाटएवर द रिस्क्स तक, हमें यह सिखाता है कि असली साहस वही है जो डर के सामने खड़ा होता है, उसे समझता है और उससे सीखता है। हैरिस ने हमें दिखाया कि जोखिम केवल बाहरी गतिविधियों, ऊंचाई, गति या बेस जंपिंग तक सीमित नहीं है। यह हमारे हर रोज के जीवन में मौजूद है। हमारे काम, हमारे रिश्तों, हमारे सपनों और उन क्षणों में जब हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और चुनौती देनी पड़ती है। लाइव ऑन द एयर में हमने सीखा कि असली जोखिम वह है जो वास्तविक समय में हमारी हर निर्णय क्षमता और सजगता का परीक्षण करता है। चेंज इन द विंड ने यह बताया कि जीवन हमेशा स्थिर नहीं होता और हमारे लिए अनिश्चितताओं के बीच लचीलापन और अनुकूलन ही सफलता की कुंजी है। और फिर द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ ने हमें वह अनुभूति दी जो हर साहसिक कार्य का असली उद्देश्य है। वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना, अपने डर और सीमाओं को महसूस करना और जीवन की सच्ची गहराई और रोमांच का अनुभव करना, यही वह एहसास है जो हमें असली खुशी, आत्मविश्वास और पूर्णता की अनुभूति कराता है। चैप्टर 14 एट द पॉइंटी एंड ऑफ द डे ने हमें दिखाया कि चरम परिस्थिति में हमारी तैयारी, अनुभव और मानसिक अनुशासन ही हमें सुरक्षित और सक्षम बनाते हैं। अंत में व्हाटएवर द रिस्क्स ने यह स्पष्ट किया कि जोखिम हमारी जिंदगी का हिस्सा है और यह हिस्सा हमें सीखने, बढ़ने और अपने डर पर काबू पाने का अवसर देता है। जोखिम का अर्थ अंधाधुंध साहस नहीं, बल्कि सजगता, अनुभव और निर्णय की समझ है। हैरिस ने यह साबित किया कि जो लोग अपने डर, असफलता और अनिश्चितता का सामना करते हैं, वे न केवल जीवन में मजबूत बनते हैं, बल्कि उसे पूरी तरह जीने में सक्षम होते हैं। तो यह किताब हमें सिर्फ साहसिक गतिविधियों की कहानी नहीं बताती, बल्कि जीवन को पूर्णता, जागरूकता और साहस के साथ जीने की कला सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि डर और जोखिम हमारे लिए चुनौती नहीं, बल्कि विकास, अनुभव और वास्तविकता का संपूर्ण अनुभव है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, चाहे वह छोटे छोटे निर्णय हो, करियर के जोखिम हो या बड़े साहसिक अनुभव, तो हर दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन बन सकता है। और यही है रिचर्ड हैरिस का सबसे बड़ा संदेश। जोखिम लेने से न डरें, लेकिन इसे समझें, इसे अपनाएं और इसे अपने जीवन की कला और रोमांच का हिस्सा बनाएं। तो अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे, याद रखें, हर खतरा एक अवसर है, हर डर एक शिक्षक है और हर कदम एक कहानी बनाता है। यही है असली आर्ट ऑफ रिस्क और यही है असली जीवन।